आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि जिन बच्चों के एग्जाम अभी तक हो चुके हैं, हमारा ये जो सेशन है उनके लिए न केवल लाभदायक सिद्ध हुआ होगा, बल्कि प्रश्नों के देखने के उनके नजरिए में भी थोड़ा सा बदलाव तो अवश्य आया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसमें किस तरह के सवाल लिए गए हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपको ये बोला, मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए यदि एक समूह में 5 संख्याओं का औसत 30 है, पहली दो संख्याओं का औसत 30.5 है, अंतिम दो संख्याओं का अंतर 34 है। 5 संख्याएं हैं, शुरू की दो संख्याओं का औसत 30.5 है और अंतिम दो का कितना है 34। ठीक है ना। अब आप देखिए ये 30 था, 30 से ये 0.5 बढ़ गया और 30 से ये कितना बढ़ गया 34, मतलब 0.5 आपने क्या क्या बढ़ा दिया, आपने बढ़ा दिया 0.5 गुणे 2, मतलब कितना बढ़ा दिया 1, और 4 गुणे 2 ये कितना बढ़ा दिया 8, और ये दोनों धन में ही धन है। ठीक है, बीच वाले का मान भी कितना होना चाहिए 30, क्यों? क्योंकि औसत में सभी का मान बराबर बराबर होता है, तो ये जो ज्यादा मिलेगा वो कहां से मिलेगा, बीच वाले से। तो 30 में से आप 9 घटा दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 21, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला, एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर 2 घंटे में और उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में, मतलब सीधी सी बात है कि x + y बराबर कितना है 16/2, मतलब कितना है 8, और x - y बराबर 16/4, मतलब कितना है 4। अब अगर आपसे नाव की पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और धारा की पूछे तो दोनों को घटा के 2 का भाग। नाव की गति पूछ रहा है, मतलब 8 + 4/2, उत्तर कितना हो जाएगा 6, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए भाग लगा हुआ है, यहाँ पे भी भाग लगा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते पलट देते हैं संख्याओं को। देखिए मैं क्या करूंगा भाई, 2/7 गुणे 7/5, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अगर पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/8 गुणे 4/5, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस लगा, ये माइनस लगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए मामला हमारा बना क्या, 2/5 फिर लगा हुआ है प्लस 1/10 और माइनस 1/4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 5 चौके 20, ये 4 दूनी 8 प्लस 10 दूनी 20, 2 एक कम 2 और माइनस 4 पंचे 20, 8 2 10, 10 में से 5 गया 5, मतलब 5/20, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/4, कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है, किताब की बिक्री करते समय अंकित मूल्य सूची मूल्य पर 20% की छूट देता है। कौन देता है? विक्रेता देता है। ठीक है, मतलब अगर उसका अंकित मूल्य 100 था तो उसमें 20 की छूट दिया, 80 में सामान बेचा। यदि वह 24% की छूट देता तो 70 रुपए कम लाभ कमाता है, किताब का अंकित मूल्य क्या है? देख लीजिए सवाल में क्या है भाई, वो पहले 20 की छूट दे रहा है, फिर 24 की छूट दिया, मतलब डिफरेंस कितने का है 4% का। इसकी वैल्यू 70 दी गई है, आपसे पूछ रहा है 100% का मान, तो सीधी सी बात है यहाँ कितने का गुणा 25 का, तो यहाँ भी कितने का गुणा 25 का, मतलब उत्तर हो जाएगा 1750 रुपए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है, 12 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र O है, OQ बराबर 20 इकाई है, SR - SQ बराबर 16 इकाई है, QR की लंबाई। मैं इस सवाल को ऐसे लगाऊंगा ही नहीं, मैं एक काम करता हूँ, ये वृत्त बना लेता हूँ, ये इसका केंद्र है, मैं इसको ले लेता हूँ Q ये है, इसकी पूरे की लंबाई कितनी है 20 और त्रिज्या है 12, तो ये 12 हो गया, तो ये 8 हो गया। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ T, इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगी 12। अब ये क्या बन गई, एक छेदक रेखा बन गई, इसको ले लेता हूं मैं U। ठीक है, यहां से एक और छेदक रेखा डाली गई है जो चित्र में दिखाया जा रहा है, और ये है ऐसा। ठीक है, अब आप देखिए दोनों ही छेदक रेखाओं में क्या हो जाएगा, ये QT गुणे QU बराबर कितना होना चाहिए, बराबर ये कितना, देखिए QT की वैल्यू कितनी है 8, QU की वैल्यू कितनी 12 12 24 और 8 32, मतलब 8 गुणे 32 बराबर कितना होना चाहिए 256। और ठीक इसी तरीके से इसकी वैल्यू देखिए आप QS गुणे QR, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 256, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है। अब सवाल में आपको दिया क्या है SR - SQ। ठीक है, आपको दिया हुआ है SR - SQ, मतलब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। आपसे पूछ क्या रहा है QR, और जो QR है वो क्या है SR + SQ, यही तो कहानी है। इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 100, यही तो सवाल है। तो आप खुद सोचिए कि अगर अंतर 16 है तो योग क्या 16 से कम हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये वाला उत्तर और ये वाला उत्तर तो पहले ही गलत है। अब अगर मैं इसको 24 ले लेता हूं तो आप देखो
एस आर बराबर कितना निकलेगा 24, 36, 10, 40/2 मतलब कितना निकलेगा 20। और एस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को घटा दिया तो 8, 8/2 मतलब कितना हो गया 4। मतलब एस आर की वैल्यू कितनी निकल रही है 20 और एस क्यू की कितनी निकल रही है 4। ठीक है, अब आप देखो क्या ये 256 होगा क्या, देखिए 20, 4, 24 गुणे 4 कितना हो रहा है 96, मतलब ये भी गलत है, मतलब उत्तर हो जाएगा ये। अब कैसे हो जाएगा आप खुद देखो, अगर मैं इसको 32 ले लूं, 32 ले लूं तो 32 और 16 48, तो 48/2 मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 24। ठीक है, 32 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 16, 16 में 2 का भाग तो कितना हो जाएगा ये 8। मतलब अब ये वाली वैल्यू कितनी है 24 और ये वाली वैल्यू कितनी है 8। अब ये क्या हो जाएगा 24 और 8 32, मतलब ये जो क्यू आर है ये 32 है और जो क्यू एस है ये 8 है और 32 गुणे 8 बराबर कितना होता है 256, मतलब उत्तर हो जाएगा 32। आपको 32 चेक करने की जरूरत नहीं थी, 8 और 16 पहली नजर में गलत है, 24 को हमने लगा के देख लिया था, मतलब हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर x डिग्री हो जाती है तब 25√3 मीटर ऊंचाई की एक खड़ी मीनार, मीनार की लंबाई दी गई है, छाया की लंबाई 50, मतलब जितनी पहले बन रही थी उससे 50 मीटर लंबी हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए जिसको ये बात पता है, ये बात पता है, वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा ऐसे एक फिगर बनाएगा, ये बनाएगा 60 डिग्री का और ये हो गया x। यही तो कहानी, ये है 60 और ये कितना है x। ठीक है, अब आप देखो अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मान कितना होना चाहिए √3, इसका मान 1 और इसका मान कितना होना चाहिए, इसका मान कितना होना चाहिए, 1 मिनट, ये √3 की वैल्यू कितनी है 25√3, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और ये दिया हुआ है 50, ये 50 दिया हुआ, तो जब 1 की वैल्यू 25 है तो 50 किसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की, √3 1 और 2 कब बनता है जब ये 30 डिग्री। ठीक है, एक तरीका तो ये था। अब जिसको ये बात नहीं पता है वो क्या करे, तो भैया सीधी सी बात ये है कि ये √3 ये वाला मामला तो क्लियर है, ये 25 और 50 भी क्लियर है। अगर मैं इसको ए बी सी और इसको अगर मैं डी मान लेता हूं तो अब मैं देखूंगा त्रिभुज ए बी डी को, त्रिभुज ए बी डी को। ठीक है, तो ए बी डी में आप देखो अगर मैं tan थीटा लूं तो tan थीटा इसकी वैल्यू कितनी है, लंब कितना है 25√3, 25√3 और आधार कितना है 25 और 50 75, 25 से आई 75 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3 और 1/√3 किस डिग्री में होता है 30 डिग्री में, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द्विघात समीकरण x² + kx + 9 के मूल बराबर है तो k का मान, मूल बराबर कब होते हैं जब मामला होता है b² = 4ac का। अब b² की वैल्यू कितनी दी गई है, b की जगह k है, 4 है, a की जगह 1 और c की जगह 9 है, मतलब 9 × 36, तो k बराबर हो जाएगा √36, मतलब उत्तर हो जाएगा ±6, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। बिल्कुल सीधा सा सवाल है, इसको हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, अब आप देख लीजिए ए बी और ये कंडीशन मूल बराबर होने की ये है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला एक वृत्तीय खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्तीय पथ की भीतरी परिधि की बात हो रही है 440 मीटर है, पथ 7 मीटर चौड़ा। मतलब कहानी ये है, एक ये वृत्त बना हुआ है, ये अंदर वाला है और ये बाहर वाला, ये बाहर वाला है। अगर ये मैं मान लूं इसकी ये आर है और ये पूरी कितनी है, ये आर है और ये वाला हिस्सा दिया हुआ है 7, ये कहानी है। ठीक है, तो अब आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2πr बराबर कितना दिया हुआ है 440। ठीक है, बाहरी और भीतरी परिधि की त्रिज्या का योग और आपसे पूछ रहा है r + r, ये कहानी देखो। अब ये क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × r = 440। अब 22 दूनी 44 और ये कितना हो जाएगा 10, मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। तो जो बड़े r की वैल्यू है ये छोटे वाले r से 7 ज्यादा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 77। अब आपसे इन दोनों का योग पूछा हुआ तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 147, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोल रहा है 1 वर्ष के बाद 32,000 रुपए की राशि पर 20% की दर से राशि क्या होगी जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक में दर क्या हो जाती है,
जो दर हो जाती है वो क्या हो जाती है, आधी, मतलब ये हो जाएगी 10%। और जो समय होता है ये हो जाता है डबल। तो 1 वर्ष का पूछ रहा, मतलब ये हो जाएगा 2। और जब 2 वर्ष का मामला है वो होता है 2 और 1 का। दर कितनी है 10, और यहाँ कितनी हो जाएगी 10 गुणे 10/100, मतलब इसका 10। तो ये कैंसिल, ये दोनों जीरो भी कैंसिल, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 20 + 1, मतलब कितना हो जाएगा 21। यही तो कहानी है, ठीक है ना। अब आप देखो 21%। अब आपसे पूछा क्या है, राशि क्या हो जाएगी, राशि क्या हो जाएगी, मतलब मूलधन पूछ रहा है। ये 121%, ये तो हो गया आपका क्या, ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट। जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा 121%। बस आपको कुछ नहीं करना। ये देखो आप, ये इसका 1% कितना है 320, इसी में आप 320 का गुणा मार दीजिए बस। 32 से कम 32, 2 3, 32 दूनी 64, 64 3 67, 7 6, 32 से कम 32 और 6 38, 1 जीरो और बढ़ा दिया, 38,720 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। गुणा नहीं करना तो 21% निकाल लीजिए, ये भी 21% भी निकल सकता था। 21 दूनी 42, 21 63 और 4 67, आपको 32,000 इसमें जोड़ना है, 32,000 जोड़ना है। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये 38,720। ठीक है, जो कैलकुलेशन आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमको बोला, एक घन जिसके फलकों का विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, फलकों का विकर्ण, घन का विकर्ण नहीं, घन का विकर्ण a√2, लेकिन उसका जो फलक होता है वो क्या होता है भाई, एक घन में 6 फलक होते हैं, और 6 के 6 फलक कैसे होते हैं, वर्गाकार, और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2। तो ये वैल्यू a√2 की है, a√3 की नहीं है। पिघलाया जाता है, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, पहले तो आपको घन की भुजा निकालनी है। दिया गया है a√2 बराबर 176/√2। तो ये √2 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 176/2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब अगर एक ही चीज बनाई जा रही है तो जो घन का वॉल्यूम है यही बेलन का वॉल्यूम हो जाएगा, बेलन का वॉल्यूम हो जाएगा। अब जो घन का वॉल्यूम है वो कितना होता है a³, और जो बेलन का वॉल्यूम होता है ये कितना होता है πr²h। ए की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, 88 गुणे 88 गुणे 88, वाई की पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है 16, 2 बार है तो 16 गुणे 16, और ये एच निकालना है। तो देखिए 22 चौक 88, 8 दूनी 16, ये 11, 8 दूनी 16, ये 11, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, मतलब एच बराबर हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 7, या 121 गुणे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 847 सेंटीमीटर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से विभाज्य हो और एक पूर्ण वर्ग भी हो। देखिए, अगर केवल विभाज्य की बात कर रहा तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग कर रहा तो हमें उसके गुणनखंडों में यह देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं डबल नहीं है। अब आप देखिए, अगर मैं 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालता हूं तो मेरा फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ये 0 लगा है तो 2 गुणे 5 तो आएगा ही आएगा, 2 और बच गया तो ये 2 और आ जाएगा। अब अगर 12 बनाना है तो 2 गुणे 2 के साथ 4 के साथ मुझे 3 भी चाहिए, 15 ये बना हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए इस पूरे सवाल में अगर देखूं तो ये 2 तो पहले से डबल बना हुआ है, 5 मुझे एक और चाहिए, 3 मुझे एक और चाहिए। अब ये 2 2 और 2 5 मिलके क्या बना देंगे, डबल 0, 3 और 3 मिलाकर के क्या बना देंगे 9, मतलब उत्तर हो जाएगा 900 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई का मान 22/7 लीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या भाई, πr/l ये तो होता है। अब L तो मेरे पास है 25, लेकिन R मेरे पास नहीं है, लेकिन डाटा कितना खूबसूरत दिया भाई, शंकु तो ऐसे ही बनता है, यही तो शंकु है, यही तो शंकु है, ये वाली कहानी रहती है। ठीक है, ये वाली कहानी रहती है। अब इसको बोल रहा है कि ये 25 है, ये 24 है, ये तो समकोण त्रिभुज है, मतलब ये कितना हो जाएगा 7, मतलब R की वैल्यू हो जाएगी 7। अब आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 22/7 गुणे 7 गुणे 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, उत्तर कितना हो जाएगा 550। ठीक है, ये निकालने के लिए आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, 24 25 दिया था तो 7 आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 60 सैनिकों की एक सेना के पास 28 दिनों के लिए भोजन है। जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो मेरा केवल एक चीज आपसे कहना, यह सवाल को स्टार्ट वहां से कीजिए जहां से या तो संख्या बढ़ी है या तो संख्या घटी है। ठीक है, अब आपको बोला 28 दिनों का भोजन था, 7 दिनों के बाद 7 दिन तक तो कहानी वही रही, 21 दिनों का भोजन बचा हुआ है 60 लोगों का। फिर बोला और शामिल है,
भोजन की शुरुआत से कुल 16 दिनों तक, शुरुआत से मतलब वो 7 दिन भी जुड़ जाएंगे, 7 दिन भी जुड़ जाएंगे। अगर वो 7 मैं इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 9, और यही 7 अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो ये कितना बचेगा 21। ठीक है, 9 दिनों तक चलता है। सेना में अतिरिक्त शामिल हुए सैनिकों की संख्या, मतलब 60 लोगों का 21 दिन का भोजन था, जिसको एक्स लोगों ने, मतलब 60 तो थे ही, एक्स लोग और आ गए, और ये भोजन अब चला कितने दिन है, केवल 9 दिन। ठीक है, काट लीजिए, ये 20 3 से काट दिया था, ये कितना हो जाएगा 7। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, x बराबर 20 सत्ते 140 हो गए हैं, 60 पहले से थे, मतलब सैनिकों की संख्या बढ़ी कितनी है 80, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है चंदन ने 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी की यात्रा तय की है, समान दूरी की, और उसे कुल 42.5 मिनट का समय लगा। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। जब कभी भी दूरी को अगर समान रूप में बांटा जाता है तो सीधा सा फंडा होता है d1 प्लस d2 प्लस d3, अगर अलग अलग भागों में भी बटी होती तो d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2 प्लस d3 अपॉन s3। अब यहाँ कहानी क्या है, 3 बराबर भाग है, 3 यही रहेगा। 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है ना, ये हो जाएगी आपकी चाल। और गुणे समय कितना दिया हुआ 42.5, तो इसको जब आप घंटे में बदलोगे, चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा, तो 42.5/7, ये आपका सवाल। अब आप देखो 3, 4 और 8 का जो एलसीएम है वो 24 आएगा, 24 तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुणे 24। अब आप देखो, आप 3 8 24 तो ये 8 आएगा, 4 6 24 तो ये 6 आएगा, 8 3 24 तो ये 3 आएगा। ठीक है, गुणे ये हो जाएगा 425, यही कहानी। 8 6 14 3 17, ये 17 आ जाएगा, ये कटना चाहिए 17 से। 17 दूनी 34, 17 पन्ना 85, 25 25 चौके 100, इसको मैं 6 गुणे 100 अलग अलग देखता हूँ। 6 चौके 24, 6 चौके 24, उत्तर कितना 3, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे, अच्छा ये तो हो गया है, माध्य और बहुलक के बीच का अंतर 87 है। अनुभवजन्य सूत्र संबंध का, वही अनुभवजन्य सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, माध्य और माध्यिका के बीच, ये सवाल को जब भी आपको लगाना तो सबसे पहले ये देखिए दिया क्या है, माध्य और बहुलक। माध्य और बहुलक मतलब मीन माइनस मोड बराबर कितना दिया हुआ है 86। ठीक है, आपको निकालना क्या है, माध्यिका और माध्य और माध्यिका, माध्य और माध्यिका, इसको आपको निकालना है, मतलब गायब क्या करना है, मोड, गायब क्या करना है, मोड को। अब आप खुद एक चीज देखो, मोड बराबर होता क्या है, मोड बराबर होता है 3 मीन माइनस 2, सॉरी 3 मीडियन माइनस 2। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका। अब आप देखो, अगर इनको मैं जोड़ दूं तो मोड और मोड तो कैंसिल ही हो जाने हैं, मोड और मोड तो कैंसिल ही हो जाने। अब मेरे पास बचा क्या है, अब मेरे पास बचा क्या है, अब आप देखो ये 3 मीडियन है और ये मीडियन, सॉरी 3 मीडियन है और ये 2 मीन है और ये मीन है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 मीन माइनस 3 मीडियन इक्वल टू 87। ठीक है, पक्षांतर मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप अपने हिसाब से कर लेना। देखो आप, क्योंकि ये मोड मोड इधर था, ठीक है ना, ये मोड और मोड को मैंने कैंसिल कर दिया, ये पूरा का पूरा डाटा इस तरफ था, यही तो कहानी थी। तो जब ये इधर आएगा तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आप देख लो, ये आप देख लो, ये मीन है, मीन इधर जाके जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, और मीडियन जब घटेगा तो ये 3 मीडियन हो जाएगा, और 87 कितना हो गया प्लस में। अब देखिए इसको आप घटाएंगे तो मीन माइनस मीडियन बराबर कितना हो जाएगा 87/3, मतलब उत्तर आ जाएगा 29, दिया गया है ऑप्शन पर 3 में। ठीक है, बढ़िया सवाल था, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में ये कई पेपर्स में आया हुआ है, इस सवाल को आप देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जब कभी भी घात समान 0.25 का मतलब कितना होता है, 0.25 का मतलब कितना होता है 1/। ठीक है, अब आप देखिए ये 5 की घाते 1/4 है और 125 की घाते भी 1/4 है, तो दोनों आधार तो समान है नहीं, लेकिन किए जा सकते हैं। किए कैसे जा सकते हैं, ये 5 की घाते 3 है, तो 5 की घाते 1/4 गुणे 5 की घाते 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, मतलब 5 की घाते 4/4, 5 की घाते 1, उत्तर कितना आ जाएगा 5, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखो, अनु एक वस्तु के विक्रय मूल्य को उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक पर तय करती है। उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करती है।
प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या बात है, देखिए 100 का सामान था, 125 उसने अंकित कर दिया, ये 100 अब किस में बदल गया 120 में, तो इसने क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ा दिया इसका मतलब कितना हो गया 125, और इसका 10% आप बढ़ाओगे तो 12.5 मतलब 137। देखिए यहाँ फायदा कितने का हो रहा है 17.5 का, लेकिन ये फायदा अब हो किस पर रहा है 120 पर, तो 17.5 बटे 120 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 करेंगे तो ये दशमलव कैंसिल, 12 कम 12, 5 12 चौके 48, 7 12 छक 72, 14.6 उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 3000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग को 3%, दूसरे को 5%, तो वार्षिक है 100 रुपए। देखिए क्या सवाल है, 3% परसेंट हटाएंगे 3%, देखिए 3% में कितना मिलेगा उसको 30 तिहाई 90 रुपया, ठीक है ना। 5% पे कितना मिलेगा 30 पंचे 150। तो पूरा डाटा कितना था 3000 का, वास्तव में उसको मिला कितना है, वास्तव में उसको मिला 100 रुपए। बस बड़े से छोटे को घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, यहाँ कितना आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 और 1। पूछा क्या है 3% पर कितना उधार दिया, तो 5 + 1 मतलब 6 बराबर कितना है 3000, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अब आप देखिए 3% की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 कितना हो जाएगा ये 5 गुणे 500, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 2500 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर। ठीक है, लग गया क्वेश्चन। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमको बोल रहा है 2x + 2/x बराबर 3 है, x³ + 1/x, क्या बात है, ये अच्छा सवाल कहा जाएगा। 2x + 2/x बराबर कितना है 3, आपसे पूछ रहा है x³ + 1/x³ + 4। देखिए जैसे ही आपका सवाल ये दिखता है तो आपके दिमाग में आता कि यार अगर ये x + 1/x होता तो सवाल लग जाता, ठीक है, तब हम इसकी वैल्यू तो निकाल ही सकते थे। तो अब आप खुद देखो, अगर मैं इसमें से 2 को बाहर ले लूं तो भैया यहाँ पे तो यही बच रहा है ना, यही तो बच रहा है, मतलब x/1/x जो आप चाहते थे वो तो निकल गया। अब अगर आपको x³ + 1/x³ निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 a³ और -3 गुणे 3/2। अब आप देखिए 3 × 9 = 27, 27/8 -9/2, और एक्स्ट्रा में ये +4 और है, ठीक है। एलसीएम पूरे का कितना आ जाएगा 8, देखिए ये तो 27 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +32। यही तो कहानी है। अब आप देखिए 36 में से 32 ऋण 4, 23 में से ऋण 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23, 23/8 धनात्मक में उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लग गया क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में एक निश्चित धनराशि 1.96 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगी। सीधी सी बात ये है 100 रुपए या 1 रुपए कितना हो रहा है 1.96, ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं 100 रुपए हो रहे हैं 196 रुपए। अब मामला कितने का है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का है तो स्क्वायर होना चाहिए, तो ये कितना है ये 10 का स्क्वायर है, और ये किसका है 14 का स्क्वायर। यही तो कहानी, मतलब 10 से कितना हो रहा है 14, तो ब्याज कितने की मिल रही है 4 की, 4 की ब्याज 10 पर गुणे कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, उत्तर कितना हो जाएगा 40% दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, लग गया सवाल। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 और 7 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उत्तर है 7। कैसे, अगर 2 संख्याएं दी गई हो, ठीक है, और उसका जो महत्तम समापवर्तक है वो छोटी संख्या। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया गया हो, अगर मान लीजिए 2 संख्याएं दी गई हैं तो छोटी संख्या एचसीएफ अगर वो दोनों कॉमन हो रही है, जैसे मतलब 8 और 4 दिया हो या 8 और 4 दिया हो, तो ये अगर मान लीजिए एचसीएफ, इसका एचसीएफ तो यही होगा और एलसीएम यही होगा, और छोटी संख्या स्मॉल नंबर भी यही होगी, और ये क्या हो जाएगी बिग नंबर। यही तो कहानी है, ठीक है ना। ठीक वही चीज है 21 और 7 में बड़ी संख्या 21 है, छोटी संख्या कितनी हो गई 7, क्यों, क्योंकि 7 का भाग सीधे सीधे 21 में, तभी तो एचसीएफ 7 और एलसीएम 21 हुआ, ठीक है ना। अब आपको बोला छोटी संख्या बड़ी संख्या के 2 गुने से, तो इसका 2 गुना किया तो 7 दूनी 14, 7 जोड़ दिया तो 21, छोटी संख्या पूछ रहा है तो 7, बड़ी पूछ रहा होता तो 21 हो जाती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। मनीष एक कार्य को 21 दिन में, करण उसी काम को 28 दिनों में, दोनों ने 7 दिनों तक काम किया,
कुल कार्य का कितना भाग शेष है। देखिए कौन कौन है, मनीष है और कौन है, करण है। ये कितने दिन में कर रहा है, 21। ये कितने दिन में कर रहा है, 28। टाइम दोनों में 7 कॉमन है, 7 चौक 28। ये मतलब जो वर्क है ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे 4 गुणे 3। इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 21 काटेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगी, 28 काटेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगी, मिला करके कितनी हो गई, 7। कितने दिन काम किया उन्होंने, 7 दिनों के लिए, मतलब 49 काम तो हो गया। अब देखिए टोटल काम था कितना, 4 टाइम 12 सत्ते 84। तो शेष काम जो बचा, शेष जो बचा वो कितना बचा, 84 माइनस 49। 14 में से 5 9 चला गया 5, 7 में से 4 चला गया 3, ठीक है। और टोटल काम कितना था, 84, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 पना 7 12, ठीक है ना। बचा हुआ भाग कितना है, 5/12। लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए एक टंकी को 16 घंटे में, बी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकती है। भरी हुई है, दोनों पाइप को खुला छोड़ दिया गया, 8 घंटे बाद बंद कर दिया गया। तो 8 घंटे बाद, बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है, जैसे वो था। ये एक 16 घंटे में खाली कर रही है, ये 20 घंटे में खाली कर रही है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 गुणे 5 गुणे 4, मतलब 4 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है ना। इफिशियंसी जब 16 काटेंगे तो यहाँ से 5 बचेगा, 20 काटेंगे तो यहाँ से 4 बचेगा। दोनों मिला करके कितना खाली कर रही है, 9। 8 घंटे ये चली, 8 घंटे चली, मतलब टोटल काम कितना हो गया, 72। जो शेष बची टंकी है वो कितनी हो गई, 80 में से 72 हो गई, मतलब शेष बची 8, टोटल थी 80, मतलब पूरा मामला हो गया 1/10 का दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है एस टी यू भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एस टी और यू भी 2 समांतर भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं भाई। समांतर चतुर्भुज की खूबी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है, एस टी और यू भी 2 समांतर भुजाएं हैं, एस टी यू और ये भी समांतर भुजाएं, ठीक है। एस टी बराबर 15, अगर ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, ठीक है। यू भी बराबर एस भी बराबर 20, अगर ये 20 होगी ये भी 20, ठीक है। दूसरे विकर्ण का क्या बोल रहा है, एस यू मतलब एक विकर्ण भी पूछ लिया। ये कितना दिया हुआ है, एस यू बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे विकर्ण का मान मतलब आपसे वीटी का मान पूछ। अब आप देख लीजिए, कभी कभी इस सवाल में क्षेत्रफल भी पूछ लीजिए। अब इस सवाल में दिक्कत क्या है, समांतर चतुर्भुज में जब आप बात कर रहे हो, अगर इसको क्षेत्रफल निकालने की मैं बात करूं, दूसरा विकर्ण निकलेगा कैसे, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें। और क्षेत्रफल तो ये भी होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। अब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, भुजा गुणे ऊंचाई मिलनी चाहिए, ऊंचाई है नहीं। दूसरा 2 भुजाएं और इनके बीच का कोण मिलना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर कितना होता है, दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के। मतलब आप ये कह सकते हो कि एस टी स्क्वायर प्लस टी यू स्क्वायर प्लस यू भी स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा एस यू स्क्वायर और प्लस टी वी। ये बात हमेशा याद रखिए। अब देखिए एस टी और वी यू तो बराबर है, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और गुणे कितना हो जाएगा 2। और इधर कहानी कितनी है, ये है 16 का स्क्वायर और प्लस टी वी टी स्क्वायर, जो भी लिखना हो। तो 225 और ये कितना हो जाएगा 400, 400 और 225 625, 625 में 2 का गुणा कर देंगे तो 1250, 1250। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 घटा दीजिए, यही तो होगा। तो 1250, 1200 में से 200 जाएगा, 50 में से 50 जाएगा, 1200 में से 200 तो 1000, 50 में से 50 चला गया कैंसिल, ठीक है। 6 और घटाना, तो 1000 में 6 और घटा देंगे तो 994। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, वीटी स्क्वायर की। आपसे वीटी पूछ रहा है तो वीटी बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 994। कटेगा क्या 4 से, 4 दूनी 8, कट नहीं रहा, 2 भर से कटेगा तो कोई मतलब ही नहीं, यही होना चाहिए उत्तर, ये दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। लग गया आपका सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए ताकि उनका मध्यानुपात, देखिए मध्यानुपात 4 है और तृतीय समानुपात ये, ठीक है। देखिए मध्यानुपात की अगर मैं बात करूं, मध्यानुपात की कितना होता है रूट ऑफ ए बी। और अगर मैं तृतीय अनुपात की बात करूं, तृतीय अनुपात की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, सॉरी तो लगा रहा हूं, बी स्क्वायर अपॉन ए, रूट ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4। मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि ए गुणे बी की वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर, मतलब कितनी, ठीक है। अब आप देखिए
ये 16 कब कब आ सकता है गुणा करने पे? जब 1 गुणे 16 हो, 2 गुणे 8 हो और 4 गुणे 4 हो। यही कहानी होनी। अब 1 गुणे 16 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 4 गुणे 4 का भी कोई मतलब नहीं, मतलब संख्या ये हो सकती है। एक बार चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 8 स्क्वायर बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा? 64 बटे 2 मतलब कितना रहा? 32 और 32 दिया गया है। इन दोनों का अंतर आपसे पूछा तो 8 में से 2 घटा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 6। और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों की संख्या में 8, महिलाओं की संख्या में 12 और कुल जनसंख्या 8680 हो। देखिए वृद्धि की बात की जा रही है, 8000 से 8680। ठीक है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, जैसे वहां ब्याज मिल रही थी यहाँ संख्या बढ़ गई है। अब देखिए 8000 का 8, एक है 8% और एक है 12%। अब कैलकुलेशन में ज्यादा मत गड़बड़ाने लग जाना कि पूरा आप निकालने लग जाओ। 8 अठाई 64, यहाँ कितनी वृद्धि होनी चाहिए थी? 640। 12 अट्ठे 96, यहाँ कितने की वृद्धि होनी चाहिए थी? 960। वृद्धि हुई कितने की है? 680 ही है ना? हाँ ठीक है। अब आप घटा दीजिए दोनों को। देखिए इससे घटाएंगे तो 8 में से 4 चला गया, 4, 680 वृद्धि हुई थी ना, ये कितना है? 40। ठीक है, 680 को 20 दे दिया तो 700, 260, 260 और 20 280 हो जाएगा। तो ये कितना? 1, तो ये कितना? 7। दोनों का रेशियो, और ये टोटल कितना है? 8। इसकी वैल्यू कितनी है? 8000। मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। आपसे पूछा क्या है? शहर में महिलाओं की संख्या। अच्छा पुरुष महिला था, पुरुषों की संख्या ये थे पुरुष और ये थी महिला। तो 1 की वैल्यू 1000 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। पुरुषों की पूछ लेता तो 7000 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, एलिगेशन का दूसरा सवाल था ये। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक, अगले 2 घंटे 70 किलोमीटर की चाल से चलती है। 5 घंटे की यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। यही तो कहानी है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब आप देखिए 65 किलोमीटर की चाल से वो 3 घंटे चली है, 70 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे चली है और टोटल चली है 5 घंटे। अब आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 195 प्लस 140 अपॉन 5, 19 14 33, 335 बटे 5, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 67 उत्तर होगा, दिया गया है नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए। एक छात्र जिसने दूसरे से 20 अंक अधिक अर्जित किए, उसके अंक उनके अंकों के योग के 60%। क्या बात है, ठीक है, बढ़िया सवाल है, परसेंटेज का एक अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा। देखिए एक छात्र को अगर मैं x मान लेता हूं, x अंक उसने प्राप्त किए, तो दूसरे को कितने मिले? x प्लस 20। यही तो कहानी है, एक छात्र ने दूसरे से 20 अंक ज्यादा अर्जित किए, उसके अंक उनके अंकों के योग के, मतलब ये जो x प्लस 20 है ये कितना है? इनके अंकों के योग का कितना परसेंट है? 60%। 60% का मतलब होता है 3 बटे, यही कहानी। 5 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 100 बराबर ये कितना है? 2x, 2x गुणे 3 ये कितना? 6x और 20 से 60, ये हो जाएगा। 6x में से 5 ये x है, 6x में से 5x घटाएंगे x, 100 में से 60 घटाएंगे 40, मतलब इसको मिले थे 40 नंबर और इसको मिले थे 60 नंबर। किसका पूछा हुआ था? उसके अंक कितने? 2 छात्र उपस्थित, एक छात्र जिसने दूसरे से, मतलब ज्यादा वाले का पूछ रहा है। उत्तर कितना हो जाएगा? 60, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत k है। अगली 4 संख्याएं भी जुड़ जाए तो औसत क्रमागत मतलब प्राकृत की बात हो रही, 4 संख्याएं जुड़ेंगी तो औसत 2 बढ़ेगा। बहुत सीधा सा मसला है। आप खुद ही देखो, अगर 1 2 औसत का मतलब होता है बीच का, 5 6 7 और 8 है तो इसका औसत यहाँ होगा। 4 संख्याएं और जोड़ दोगे, 9 10 11 और 12, ये 2 ही तो आगे बढ़ेगा, 4 जोड़िए तो 2 ही आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका देख लो, अब ये कितना है? 4.5, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 4 4 8, कितनी संख्या जोड़ी है? तो औसत में क्या कर रहा हूं मैं, यहां जाएगा ना ये औसत, 6 संख्या इधर उधर हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.5। सीधा सा मसला है। 4 संख्याएं अगर बढ़ रही हैं, अगर विषम और सम में होता तो मैं 4 बढ़ाता। क्यों? क्योंकि विषम और सम का अंतर 2 2 का रहता है। 4 संख्याएं बढ़ती तो औसत 2 अंक आगे जाता, 2 अंक आगे जाता तो 2 दूनी 4 बढ़ता। ठीक है, यहां पर चूंकि यहां पर कितने हैं? यहां पर प्राकृत की बात हो रही है। देखिए अगर 8 संख्याएं थी तो औसत 4 इधर का था,
जब 12 संख्याएं हो गई तो औसत 6 संख्याएं इधर, 6 संख्याएं इधर, बीच में आएगा। मतलब 2 संख्याएं बढ़ रही है, इसलिए उत्तर में औसत में वृद्धि कितने की होगी? 2 की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, हो गया क्या? अच्छा, तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये सेशन समाप्त होता है। कल जो होने वाला पेपर है, मेरा विश्वास कीजिए उस पेपर में लगभग इसी पैटर्न के सवाल आने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देख और समझ लिया है तो आप लोगों को पेपर में निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। मेरी ये सोच कहां तक सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।